नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना 1857 की क्रांति। ठीक है, तो हमारे पेपर फर्स्ट जीके के हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, स्कूल लेक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। और इस क्रांति को भी अपन राजस्थान में जिस तरीके से अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसी तरीके से अपन इसको वेरियस सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं ताकि पढ़ने में अपने आसानी रहे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रांति का परिचय। 1857 की क्रांति क्या थी। ठीक है, इस क्रांति का अपन परिचय देख लेंगे थोड़ा सा हल्का सा। इसके बाद अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति की क्या क्या मुख्य कारण रहे। ठीक है, कारण देख लेंगे। क्रांति का आरंभ और प्रसार किस प्रकार से हुआ, ये दूसरे लेक्चर में देख लिए जाएंगे। स्वरूप इसका कैसा था और इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे, वो भी एक लेक्चर में अपना हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में ये 1857 क्रांति हो, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अपन राजस्थान में राजस्थान की जब 1857 क्रांति बढ़ी थी, उसमें भी अपन ने 3-4 चैप्टर अपन ने ले लिए थे। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरे इंडिया की अपन क्रांति पढ़ने जा रहे हैं 1857 की। और इंडिया वाली जो क्रांति है, राजस्थान वाली क्रांति, उसका एक छोटा सा हिस्सा थी। ठीक है, तो इंडिया वाली क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक है, लेकिन आपके प्रश्न किस तरीके के आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 1857 क्रांति क्या थी, इसका परिचय क्या है। तो 1857 की क्रांति देखो बेटा, इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियां हुई है पूरे भारतीय क्षेत्र में। अलग अलग जगह पर आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे किसान आंदोलन हुए हैं, है ना। बहुत सारे सैन्य विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए हैं, आदिवासी विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुए हैं। लेकिन जो पहला ऐसा विद्रोह या पहला ऐसा जो जन आक्रोश, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसा जन आक्रोश आया जिसने पूरे वृहद भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने का कार्य किसने किया है, अपने 1857 की क्रांति ने किया है। इसीलिए जो इतिहासकार थे, वो जो है 1857 की क्रांति को भारत का पहला राष्ट्रवादी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रवादी आंदोलन जो कब कुछ हद तक प्लान तरीके से और कुछ हद तक अनप्लान तरीके से, ठीक है, कुछ संगठित तौर पे, कुछ हद तक असंगठित तौर पर जो है ये अपना क्रांति फैली और पूरे भारत में फैली। और हर जगह पर जो है आपको इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना 1857 की क्रांति का परिचय। ठीक है, क्यों हुआ, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ। ठीक है, क्या क्या ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियां थी जिनकी वजह से जो है अपने 1857 की क्रांति हुई, तो वो कारण देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहला जो कारण देखते हैं अपन, इन अपने कारणों को भी बहुत सारे वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला कारण अपना राजनीतिक कारण, फिर प्रशासनिक कारण से भी हुआ है, फिर सामाजिक और धार्मिक कारण से भी हुआ है, फिर आर्थिक कारण, आर्थिक नीतियों की वजह से भी हुआ है, सैनिक कारण भी थे इसके, और तत्कालीन कारण जो था वो अपना फेमस था ही सही। तो इस वजह से इन सब जो एस्पेक्ट है उनमें ब्रिटिश सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। तो उनकी नीतियों के पर्सपेक्टिव से अपन सॉरी उनकी नीतियों के पर्सपेक्टिव से अपन इन पर बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि क्रांति 1857 की क्रांति के पीछे कौन कौन से राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, तो राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे अपना, पहला जो है विभिन्न प्रकार की संधियां की गई है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, जो यहाँ के राजस्थान के और पूरे भारत के जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी या बड़े बड़े एम्पायर थे, है ना, बड़े बड़े साम्राज्य थे या छोटी छोटी देशी रियासतें थी, उन सब से ब्रिटिश सरकार जाके एक संधि करेगी और उस संधि का नाम दिया जाएगा सहायक संधि। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। हम आपको एक तरीके से अपने साथ तो कर लेंगे, एक ऐसा समझौता करेंगे जिसके साथ आपके साथ गठबंधन तो कर लिया जाएगा, लेकिन आपको एक सहायक के तौर पे हम देखेंगे। ठीक है, आप हमारी सहायता करेंगे, तो ये सब्सिडरी अलायंस कहते हैं इसको, है ना। हम ऐसा अलायंस बना रहे हैं जो एक तरीके से सब्सिडाइज करे चीजों को, है ना। तो आपके साथ जो हम क्या कर रहे हैं, एक सहायता के पक्ष आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप सहायक संधि कर रहे हो, है ना। तो सहायक संधि में हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार ये कहती है या कंपनी ये कहती है कि हम जो है आपको पर्सनली हम छूट देंगे आंतरिक मामलों में, कि आप आंतरिक मामलों में जो है स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन आपके जो बाहरी जितने भी चीजें हैं, आपकी विदेश नीतियां कैसी होगी, आप दूसरे शासकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, दूसरे राज्यों के साथ आपको युद्ध करना है, संधि करनी है, सब कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिश सरकार डिसाइड करेगी। तो आपके जितने भी विदेशी संबंध है वो कौन ले लेगा, उस पर किसका कंट्रोल हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार का, ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बदले में आपको जो है आपके इंटरनल मैटर्स पे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इससे राजाओं को क्या फायदा है। ठीक है, राजा क्यों करेंगे भाई, आके कोई भी आके मेरे को बोल देगा कि मुझे ये चाहिए,
है ना। तो आप उससे कैसे साइन करोगे? जब तक आपको लाभ नहीं दिखेगा तब तक आप साइन नहीं करोगे। तो राजाओं को क्या लाभ था इससे? राजाओं को यह लाभ था कि राजा त्रस्त हो गए थे, विभिन्न देशी राज्य और विभिन्न बड़े जो शक्तिशाली राज्य थे वो त्रस्त हो चुके थे। शक्तिशाली राज्यों का इसलिए नहीं कहना चाहिए त्रस्त होना, क्योंकि शक्तिशाली जो राज्य हैं उनसे सहायक संधियां की गई है बलपूर्वक, और जो छोटे देशी रियासतें थी उनसे सहायक संधियां की गई है बिल्कुल प्रेम से बैठा के, है ना। तो जैसे मराठों का तो तीनों आंग्ल मराठा युद्धों में हराया, है ना। इधर मुगलों को बहुत सारे युद्धों में हराया, अपने अवध वालों को युद्धों में हराया, बंगाल वालों को युद्धों में हराया, पंजाब वालों को युद्धों में हराया। तो इनसे तो जो संधियां होगी ना, जो बड़े बड़े शासक थे उनसे जो संधियां होगी ना वो युद्धों के दम पर होगी, उनको हरा कर होगी। लेकिन जो छोटे शासक थे उनको तो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार बैठा के बात करेगी उनसे, और उनसे पेशकश करेगी कि आपको युद्ध चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो देशी रियासत, छोटे छोटे रियासतें हो, कभी भी युद्ध नहीं चाहती है। उसका रीजन है क्योंकि एक तो संख्या बल में उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, सैनिक संख्या बहुत कम होती है, प्लस इतना बड़ा आर्थिक तंत्र नहीं होता उनके पास कि वो युद्धों को अफोर्ड कर सके। बार बार लोग मरते हैं युद्धों में, तो इतनी जनसंख्या भी नहीं होती कि ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाए हमारे साम्राज्य में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका साम्राज्य भी तबाह होता है उससे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, छोटे छोटे राज्य हमेशा प्रयास करते हैं कि भाई हम जो है शांति से जो है अपना राज्य संभालें, शांति से अपने कार्य करें और दूसरे कार्यों की तरफ अपन ज्यादा दिमाग लगाएं। तो इस वजह से जो है ये छोटे छोटे राज्य सब राजी हो जाएंगे कि ठीक है आप विदेशी संबंध हमारे देख लो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप विदेशी संबंध देख लो और हम आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक ग्लिच कर दिया कि आपको आंतरिक मामलों में भी इस तरीके से स्वतंत्र नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक रेजिडेंट तैनात कर देंगे आपके दरबार में। ये ब्रिटिश रेजिडेंट हमें जितनी भी आपकी आंतरिक चीजें हैं कि आप हमसे कहीं दगा तो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजों की जानकारी हमें सीधा कौन दे देगा, रेजिडेंट दे देगा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो वहां पर एक सेना बना देगा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार हर राज्य में एक सेना बना देगी, वो सेना का खर्चा कौन देगा, वो राज्य देगा, ठीक है। और जरूरत जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है सेना लड़ने जाएगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश सेना का ही एक भाग है, लेकिन उसको खर्चा कौन दे रहा है, वो जो तत्कालीन जो राज्य है जो वहां पर कार्यरत है, तो वो बड़े राज्य या छोटे राज्य मिलकर उनका खर्चा देंगे और उसका एंजॉय करेगा ब्रिटिश कंपनी। जहां कहीं भी युद्ध होगी तो उन सैनिकों को बुलाएगा, उन सैनिकों से काम कराएगा, है ना। प्लस उसके बेवज में क्या करेगा कि आप लोगों को, देशी राज्यों को किसी से भी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको युद्ध वगैरह करना हो, हमारी जरूरत पड़े हम आपको युद्ध में सहायता देंगे, ठीक है। या आपके सारे विदेशी संबंध जो है हम कंट्रोल करेंगे। तो जब सब राज्य इस तरीके से एग्री हो गए तो युद्ध होंगे क्या? जब सबके दोस्त अंग्रेज हैं, कॉमन फ्रेंड हो गया एक अंग्रेज, वो सबको बैठा के रखेगा, सबको एकदम कंट्रोल में रखेगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राज्य जो है, छोटा राज्य दूसरे छोटे राज्य पर अटैक कर सकता है क्या? क्योंकि सबके पुरोधा कौन है, अंग्रेज बन के बैठ गए। तो इस वजह से सहायक संधियों ने छोटे राज्यों को फायदा दिया और बड़े जो शासक हैं उनको भी जो है कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा, ठीक है। तो इस वजह से जो है कंपनी ने ये इस तरीके की सहायक संधियां की। अब इसमें क्या होगा, सहायक संधियों में सहायक संधियां हो गई, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो छोटे राज्य थे, है ना, विशेषतः जो बहुत कम जिनकी जनसंख्या थी, बहुत कम जिनकी रेवेन्यू था, जिनके अपनी आय बहुत कम थी, ऐसे राज्यों को क्या हुआ, ऐसे राज्यों को ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगी। ब्रिटिश जो रेजिडेंट हुआ करता था उनका, जो उनके दरबार में कार्य करता था, वो रेजिडेंट जो है वो बहुत ज्यादा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गया, बाह्य मामलों के साथ साथ। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे राजा हैं वो कंपनी के विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे जमींदार, है ना, छोटे छोटे राजा, ये सब जो है कंपनी के विरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि कंपनी इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, पहला जो है सहायक संधियों की वजह से जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल ढांचा था, दूसरी बात क्या है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल ढांचा था उस समय अपने राजस्थान और भारत में जिस प्रकार से ट्रेडिशनल ढांचा क्या था कि एक राजा हुआ करता था, वही सारी चीजें देख रहा है। अब कंपनी क्या है, अपने हिसाब से डिसाइड कर दी बहुत सारी चीजें, तो जनता को भी यहाँ पर जो है इस चीज का नुकसान हो रहा है। तो जनता को जब नुकसान होगा ब्रिटिश नीतियों का, तो जनता भी विरोध पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो सहायक संधियां हैं, सहायक संधियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता में इस तरीके की आवाज उठाना शुरू कर दी कि ब्रिटिश सरकार बुरी है और अपने राजा जो है सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो अपने राजाओं को भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है तो इसका विद्रोह कर दो। इसलिए सामान्य जनता का भी आप देखोगे अपने राजस्थान में भी बहुत जगह पार्टिसिपेशन मिलेगा और भारतीय क्षेत्रों में भी बहुत जगह सामान्य जनता का पार्टिसिपेशन मिलेगा अपने को 1857 की क्रांति में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि सहायक संधियों का होना, और सहायक संधियों की वजह से जो है अपने ये क्रांति हुई, ठीक है। तो कुछ हद तक आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप
इन जिन जिन राज्यों से सहायक संधियों का क्रम आता है ना, कभी कभी आपसे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो क्रम है उसमें देखते हैं हैदराबाद के साथ सहायक संधि हुई है 1797 में। ठीक है, 1798 में बेलेजली आ जाएगा और ये लगभग अपने 1805 तक रहेगा बेलेजली। ठीक है, 1797 से 1805 तक रहेगा। लेकिन इसकी जो पॉलिसी है ना, ये सहायक संधियों की जो पहला हैदराबाद राज्य है ना, उसमें 1797 में ही सहायक संधि कर ली जाती है, दिसंबर 1797 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अपने एम टी, ये आप याद रख लेना एक क्रम, एचएमटी की घड़ियां चलती थी पहले, है ना। तो एचएमटी यानी हैदराबाद, मैसूर और अपने त्रावणकोर, तंजौर, सॉरी त्रावणकोर नहीं, तंजौर, है ना। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। फिर हैदराबाद क्या है, ये इस संधि से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, तो हैदराबाद एक बार वापस यहां पर संधि करेगा। ठीक है, तो एचएमटी, एबीपीएस, है ना। तो एबीपीएस ये वाला क्रम भी याद रख लेना, यानी कि अवध, अपने बड़ौदा वाले गायकवाड़, और फिर पेशवा, और फिर सिंधिया। तो ये सारी जो क्रम है वो आप याद रख लेना। ये 1797-98 में करने वाले एचएमटी, और फिर ये क्रमशः जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसके तहत करने वाले हैं 1803, 1806, 1809 तक, 1818 तक भी चलती रहेगी ये संधियां। ठीक है, तो सबसे पहले जो सहायक संधि की गई है वो किसके पक्ष में की गई है, हैदराबाद के साथ की गई है। ठीक है, तो हैदराबाद का जो नवाब था वो सबसे पहले सहायक संधि करेगा। तो फिर अपन देखते हैं दूसरा क्या था। अब दूसरा कारण ये था, अपने सहायक संधि हो गया पहला कारण, दूसरा कारण था कि डलहौजी की विभिन्न प्रकार की नीतियां थी। डलहौजी की ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जिनकी वजह से जो है हमें क्रांति देखने को मिल रही है भारतीय क्षेत्र में। तो डलहौजी आता है अपने 1848 में आ जाता है डलहौजी। ठीक है, 1848 में आते हैं, इसने एक चीज लागू कर दी कि ये जो छोटे छोटे राजा है ना, जो बार बार जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं और ये पता नहीं किसको गोद ले लेते हैं और गोद लेके जो है उसको राजा बना देते हैं, और इस वजह से जो है हमारा जो है आंतरिक हिस्सों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा हमें। ठीक है, तो उस भारतीय क्षेत्र में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, इस वजह से क्या है, क्योंकि कंपनी की तरह से सोच रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ कहां से प्राप्त हो सकता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा राज्य क्षेत्र कहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो इन्होंने एक ट्रिक निकाली कि अब जिसके भी कोई बच्चा नहीं होगा ना, जिस भी भारतीय राजा के कोई बच्चा नहीं होगा, तो उसका राज्य क्षेत्र अपन अधिग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, है ना। अब अपन क्या करेंगे, उसको हरण कर लेंगे, उसके राज्य क्षेत्र का ही अपन अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो वो हरण करने की जो नीति है वो है व्यक्तिगत नीति। तो व्यक्तिगत नीति वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति। ठीक है, गोद लेने की परंपरा, क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म में गोद लेने की विशेषता परंपरा रही हुई है कि जिसके पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जिसके पास भी अच्छा खासा अपना हिस्सा है, वो किसी न किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करके जाता है अपनी मृत्यु से पूर्व। और वो व्यक्ति कौन होता है, जो उसका या तो अपना ओरज पुत्र होगा, या इसका दत्तक पुत्र होगा, जो गोद लिया हुआ पुत्र जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं, उसका अपना खुद का जो मुख्य पुत्र हो सकता है वो। ठीक है, तो एक मुख्य पुत्र को भी वो ट्रांसफर की जा सकती है, और विभिन्न प्रकार के 8 पुत्रों की कल्पना की गई है अपने भारतीय ग्रंथों में। तो आप देखोगे कि वो जो उसको जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर किसी के वास्तविक पुत्र नहीं है, ठीक है, पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका जो है, या पैदा होकर मर गया, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई थी कि आप जो है बुढ़ापे में भी अपना बच्चा गोद ले सकते हो। तो वो दत्तक पुत्र की व्यवस्था अपने राजस्थान और भारत के विभिन्न राजाओं द्वारा उस समय जो है ये पालन किया जाता था। और ये इसके तहत जो है व्यक्तिगत नीति के तहत डलहौजी जो है बहुत सारे राज्यों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे राज्यों में कौन कौन राज्य आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया पहले तो। ठीक है, कि हम व्यक्तिगत किस किस तरीके से करेंगे, या राज्य को किस किस तरीके से अपने में मिलाएंगे। तो व्यक्तिगत करने के लिए इन्होंने 3 श्रेणियों में राज्य का विभाजन किया। 3 श्रेणियों में अपन देखते हैं कि एक श्रेणी वो होती है जिसमें एआई से बिल्कुल दखल नहीं दे सकती। अब भारत में आप देखोगे, पूरे भारतीय क्षेत्र में जब अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज मुख्य शक्ति के रूप में उभरते हैं, उससे पहले मराठा सबसे महत्वपूर्ण पावर हुआ करती थी, और मराठों से पहले मुगल सबसे महत्वपूर्ण पावर हुआ करती थी। तो दो प्रमुख शक्तियों को आप ध्यान रख लेना कि मुगल और मराठा, है ना। जो भी क्षेत्र, जो भी राज्य क्षेत्र भारत का मुगल और मराठों के अंडर में रहेगा ना, वो जो क्षेत्र है वो तो रहेगा अपना सेकंड श्रेणी में। कौन सा? सेकंड श्रेणी में। क्यों भाई? मुगल और मराठों के अंदर जो भी रहेगा ना, तो मुगल और मराठों के साथ तो क्या करना पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध लड़ने पड़े थे, और युद्ध लड़के जो है उनसे राज्य क्षेत्र छीनने पड़े थे, है ना। तो दम के फोर्स के दम पे जो है इन्होंने पूरा काम किया है। तो इस वजह से जो है युद्ध के लिए अपने इन राज्यों को सबको जो है, जो मुगल और पेशवा के अधीन थे किसी भी तरह से, तो मुगल और पेशवा के अधीन थे, उनको क्या करा, सेकंड श्रेणी के राज्यों में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो आप जो है हमारे सेकंड श्रेणी के राज्यों, फर्स्ट श्रेणी के कौन है फिर? फर्स्ट श्रेणी के वो राज्य हैं सॉरी फर्स्ट श्रेणी के वो राज्य हैं जिसमें
जो सर्वोच्च सत्ता के, किसी की भी सर्वोच्च सत्ता के बिल्कुल अधीन नहीं रहे हो, न तो मुगलों के अधीन रहे हो कभी, न वो मराठों के अधीन रहे हो। तो फर्स्ट श्रेणी के जो राज्य हैं उसमें हमेशा ये बात ध्यान रख लेना कि वो न तो मुगलों के अधीन रहे हैं, न किसी पेशवा के अधीन रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, पूरी तरह से स्वतंत्र। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से साइन किया है संधि, अपने दम पे, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वो कौन से राज्य हो गए, वो प्रथम श्रेणी के राज्य हो गए। उन प्रथम श्रेणी के राज्यों को क्या किया गया कि आपको इससे छूट है, आप जो है चाहें तो दत्तक पुत्र ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ये आपका आंतरिक मामला है। तो वो फर्स्ट श्रेणी के जो राज्य जो सीधा न तो किसी मुगल के कंट्रोल में आते थे, न किसी पेशवा के कंट्रोल में आते थे, वो सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा क्योंकि कंपनी से उन्होंने सीधा साइन किया है, सहायक संधि की है, तो वो जो है अपन एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट है एक तरीके से। तो आप देखोगे कि उनमें ईआईसी का दखल बिल्कुल नहीं होता था इस मामले में कि आप गोद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फिर दूसरी श्रेणी में मैंने बता दिया कि कोई भी राज्य जो मुगल और पेशवा के अधीन हो, जैसे अपने राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा जो है मराठों के अंतर्गत आता था, है ना, पेशवा के अधीन आता था। तो इस वजह से जो है राजस्थान के ज्यादातर राज्य अपन देखेंगे तो सेकंड श्रेणी के स्टेट में आते हैं, ठीक है ना। और कुछ स्टेट है जैसे तंजौर है ना, वो उन पर किसी का कंट्रोल नहीं था, कहीं हद तक मराठों का अवश्य कंट्रोल था, लेकिन हैदर अली वाला स्टेट है अपना मैसूर, ठीक है। वो जो राज्य हैं वो ऐसे राज्य थे जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, है ना, तो वो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं। दूसरी श्रेणी के राज्य जो है वो पूरी तरह से मुगल और पेशवा के अधीन कोई ना कोई आते थे, इस वजह से इनको दूसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी के राज्य ऐसे कुछ ऐसे राज्य भी थे, या तो इंडिपेंडेंट राज्य होंगे या मुगल पेशवा के किसी न किसी के अधीन होंगे। एक श्रेणी और कंपनी ने, जहां पर जब कंपनी आई थी अपने भारत में, तो उन्होंने भी क्या है, अपने पर्सनल राज्य बनाने स्टार्ट कर दिए थे। पर्सनल राज्य कैसे बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि दो राजाओं को लड़वा के तीसरा कोई नया स्टेट क्रिएट कर दिया। जैसे अपने राजस्थान में भी आप देखोगे टोंक और झालावाड़ दो ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। तो राजस्थान में टोंक और झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब इनके बीच की पूरी स्टोरी अपन ने डिस्कस करी है, अपन ने डिस्कस नहीं भी करिए तो ये मॉडर्न राजस्थान का बहुत अच्छा हिस्सा है। तो आप देखोगे कि ये जो टोंक और झालावाड़ वाला हिस्सा है ना, वो कंपनी ने अपने तरीके से जो है इसको प्राप्त किया है, अपने तरीके से जो है राजाओं से अपने स्वतंत्र करवा लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी स्टेट है अपने पूरे भारत में। तो वो थर्ड श्रेणी के स्टेट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद एस्टेब्लिश कर रही है, खुद स्वीकार कर रही है, ठीक है। तो एस्टेब्लिश करने के लिए जो पार्ट है, तो इस ऐसे जो राज्य हैं, इस प्रकार के जो राज्य हैं जो तीसरी श्रेणी में आ गए, जो कि अपने अंग्रेजों द्वारा सनद या मान्यता से प्राप्त हुए, तो वो कौन सी श्रेणी में आ गए, अपने तीसरी श्रेणी में आ गए। तो तीसरी श्रेणी में जो है अवैध उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया गया कि आपका जो है अवैध उत्तराधिकार जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपने गोद लेने की कोशिश करी तो आपको जो है गोद लेने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो सेकंड श्रेणी है उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी चलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, बाहर से संचालित हो रही है, इंग्लैंड से संचालित हो रही है, तो वहां पर बैठते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये सेकंड श्रेणी के राज्यों को गोद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीन श्रेणियों में इसमें विभाजन कर दिया गया, और इन तीनों श्रेणियों में जो विभाजन है उसी के तहत यहां पर व्यपगत चल रहा है, व्यपगत में काम होगा, ठीक है। अब इनका भी अपना हड़पने की एक जो क्रम है वो भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इसको लिखा हुआ है सत संबलजे और बुझना, हाँ, ये एक फॉर्मूला है। सत यानी सतारा, संबल यानी संबलपुर, जैतपुर, है ना, बरार, और अपना उदयपुर, आपने बघाट है ना, बरार नहीं है, बघाट, उदयपुर। उदयपुर अपना राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये अपने मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो उदयपुर है। झांसी और नागपुर, ये वाला जो क्रम है आप याद रख लेंगे। तो ये वाला जो क्रम है वो आपसे पूछा जा सकता है, व्यपगत नीति का क्रम क्या है, सत्य समझे बुझना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं करौली में, अपने राजस्थान का जो करौली है उसमें भी जो है गोद निषेध की वजह से जो है डलहौजी ने बोल दिया कि इसको भी अपन अधीन करेंगे, क्योंकि ये किसमें आ रहा है, सेकंड श्रेणी के स्टेट में आ रहा है, इसको क्या करेंगे अपन बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात का पता चला कि करौली जो है ये बहुत फ्रेंडली स्टेट है, करौली जो है अपना बहुत ज्यादा मित्रवत राज्य है, तो इसको अपन किस तरीके से जो है गोद लेने की प्रथा से अपन निष्कासित कर सकते हैं। तो ये कह के इन्होंने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वहां का, इंग्लैंड का, वो ये कह के मना करता है कि जो करौली है ना वो हमारा संरक्षित मित्र है, हम जो है इस मित्र को संरक्षण दे रहे हैं, न कि आश्रित, ये हमारा आश्रित नहीं है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट भी याद रख लेना कि करौली जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने के हिसाब से करौली एक संरक्षित मित्र है ना, तो ये आश्रित नहीं है। तो इस वजह से सेकंड श्रेणी में भी इसको छूट दी गई है, किसको, करौली को, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि सेकंड श्रेणी की जो कंपनी है
सेकंड श्रेणी के जो राज्य हैं उनमें चाहे तो कंपनी स्वीकार कर ले, चाहे तो नहीं स्वीकार करे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोविजन कहां पे लागू हो जाएंगे? अपने करौली वाले क्षेत्र में लागू हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिर अपन देखते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, अपन ने दो नीतियां देख ली, इसकी वजह से 1857 क्रांति हुई। अब इसकी वजह से क्या है, व्यक्तिगत नीति की वजह से ये जो है ना, जहां के राज्यों का विलय हो गया है इसके तहत, सतारा का, संबलपुर का, जयपुर का, आपने बघाट का, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबके जो राजा हैं वो नाराज हो चुके हैं। ठीक है, पूरी तरह से। इसलिए देखोगे आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये सब वही राजा हैं, है ना, जो पूरी तरह से जो है कंपनी के जो है विरोध करने के लिए जो 1857 क्रांति में लीडिंग भूमिका, नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। तो आप ये ध्यान रख लेना। तो दो नीतियां हैं, सहायक संधि वेलेजली की, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। इस वजह से जो है 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा अपन ड्रास्टिक परिवर्तन देखेंगे, और यहाँ के जो राजा हैं वो पूरी तरह से जो है क्रांति के समर्थक होंगे। ठीक है, फिर अपन देख लें राजस्थान में अलग तरीका है, अलग कॉन्सेप्ट लगता है। राजस्थान के मैक्सिमम राजा जो है क्रांति समर्थक ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है भारतीय क्षेत्र में कई राजा हैं जो क्रांति के राजस्थान में क्रांति के विरोधी ही रहे हैं राजा मैक्सिमम। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया। तो अपन देखते हैं अवध का विलय। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है अवध का विलय। कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया जाता है। कौन करता है? डलहौजी। डलहौजी इसको क्या बोलता है कि एक चेरी फल है, चेरी फ्रूट है, चेरी का फ्रूट आता है ना, कि ऐसा चेरी का फल है जो किसी दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा अपने आप, है ना, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर जो है एक आउटड्रम, एक इनका ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था, उस आउटड्रम को भेजा अवध वाले क्षेत्र में कि तू दौरा करके आ देखे, है ना। तो आउटड्रम ने एक रिपोर्ट बनाई कि अवध में जो है बुरी तरह का शासन चल रहा है। अवध का जो नवाब है ना वो बहुत बड़ा कुशासित आदमी है, तो कुशासन कर रहा है अवध पर। तो इस कुशासन का आरोप लगाकर जो है डलहौजी ने बोल दिया कि आउटड्रम की रिपोर्ट के आधार पर मैं कुशासन का आरोप लगाता हूं, और कुशासन के आरोप पर जो है अवध का विलय कर लिया गया। अवध क्षेत्र अपने यूपी में पड़ता है ना, यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अवध का एरिया में आता है। तो अवध में जो है कुशासन का आरोप लगाकर कौन उसका विलय कर लेगा? डलहौजी कर लेगा। डलहौजी इसको क्या बोलता है? चेरी फल, ये चेरी फ्रूट है जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बात कौन बोल रहा है? डलहौजी बोल रहा है। ठीक है, अवध का विलय जो है, इससे भी जो है अवध की जनता नाराज हो जाती है। और अपन देखेंगे 1857 की क्रांति की जब प्रगति देखेंगे, आरंभ और प्रसार में देखेंगे, तो अवध की बड़ी जनता जो है ये क्रांति के पक्ष में आ जाएगी, और अवध की जनता जो है वो क्रांति करेगी वहां पर, है ना, सैनिकों के साथ साथ। सैनिकों के साथ साथ अवध की जनता भी क्रांति करेगी, और अवध के सैनिक ही थे जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी ध्यान रखना। तो वो इस वजह से निभाई, क्योंकि अवध का विलय किस आधार पर कर लिया गया? कुशासन के आधार पर। जबकि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इससे पहले 3 और रिपोर्टें आ गई। एक बिशप हैबर करके व्यक्ति थे, उन्होंने भी, पादरी थे वो, पादरी ने भी एक रिपोर्ट जारी करी थी उससे जस्ट पहले, आउटड्रम की रिपोर्ट से पहले। तो उन्होंने जो है पूरी तरह से नकार दिया था कि जो है अवध का विलय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुशासन, यहाँ जितनी खुशहाली है वो कहीं नहीं है। ऐसे अंग्रेज पादरी खुद बोल रहे हैं, लेकिन जो है इनको तो विलय करना था डलहौजी को, तो इस आधार पर विलय कर लिया गया। फिर अपन देखते हैं चौथा जो मेन रीजन था वो राजा, अपने पूरे भारत के 2 बड़े शासक हुआ करते थे, मैंने आपको बताया, मुगल और पेशवा। उन मुगल और पेशवा की जो गद्दी है ना उस पर भी संकट आने लग गया था। इस वजह से भी जो है ये क्रांति चालू हो जाती। कैसे संकट आने लग गया था? अब आप देखोगे मुगल सम्राट का पद हुआ करता था पहले। मुगल सम्राट का पद हालांकि एक तरीके से आप देखो तो उसका सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंट रह गया था, वो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रह गई थी उस पद की। इसके अलावा उसके पद का ज्यादा महत्व रहा नहीं था। तो मुगल सम्राट का जो पद है ना, जो सिंबॉलिक रूप से ही इंपॉर्टेंट रह गया था, उसका क्या किया? उस पद को समाप्त करने का प्रावधान कर दिया। सबसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे पहले ऑकलैंड ने बोला कि मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस समय जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाने लगी। इसको पुरजोर रूप से डलहौजी ने उठाया कि मुगल सम्राट के पद की आवश्यकता ही क्या है ना। तो उस पुरजोर तरीके से उठाने के चक्कर में जो है मुगल सम्राट पद की समाप्ति के बाद जो बहादुर शाह जफर थे, अंतिम राजा मुगल बादशाह, उनको लगा कि अब तो हमारा पद जा रहा है और हमारे जो आगे के जो पीढ़ी है उनको ये पद नहीं मिलेगा मुगल सम्राट का। तो इस वजह से वो भी नेतृत्व की भूमिका में आ जाएंगे, और पूरी 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो लीडिंग भूमिका निभाई थी ना, और जिसको 1857 क्रांति का नेता डिक्लेयर किया गया था, वो कौन थे? मुगल सम्राट खुद, है ना, बहादुर शाह जफर। उनको जो है यहाँ पर नेतृत्व की भूमिका दी जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना। तो ऑकलैंड, डलहौजी, और फिर कैनिंग आता है 1956 में, है ना, 1956 के लास्ट में कैनिंग आता है। ये अपने गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय। तो इसने ऐसा बोल दिया था कि जो मुगल सम्राट का जो पोता है ना, उसका नाम था शायद बख्तावर सिंह, है ना, बख्तावर जो है, बख्तावर ऐसा नाम था उसका शायद, है ना।
तो मुगल सम्राट का जो ये बख्तावर है ना, उसको जो है वहां पर अपने दिल्ली के जो चांदनी चौक है ना, उस इलाके में एक छोटा सा मकान दे दिया जाएगा और उस मकान में रहे वो। कोई लाल किला खाली करने की इसको सख्त जल्दी से जल्दी लाल किला खाली करवा दिया जाएगा इनसे। तो ये बात किसने बोली है? कैनिंग ने बोली है। इसका मतलब था कि अब पूरी तरह से अंग्रेज विश्वस्त हो गए थे, आश्वस्त हो गए थे कि मुगल सम्राट के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुगल सम्राट उस तरीके से उस समय का जो है सिंबॉलिक सबसे बड़ा पुरोधा था पूरे भारतवर्ष का, है ना। सिंबॉलिक रूप से तो मुगलों का ही राज था भारत में, ठीक है। तो इस वजह से जो है मुगल सम्राट के पद की जैसे बात हुई, तो जो उस समय के जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे भारत में, उनका भी जो है सेंटिमेंट मुगल सम्राट के प्रति झुक गया और वो जो है क्रांति में कूद पड़े, ठीक है। तो एक मुख्य रीजन है मुगल सम्राट के पद की समाप्ति की घोषणा। फिर पेशवा के पद की भी जो है वो खत्म करने की बात करने की लग गया डलहौजी। कैसे? पेशवा को पेंशन मिलती थी, पेशवा का पद तो बिल्कुल बना हुआ था। और पेशवा में जो है अपन देखेंगे जब तीसरा आंग्ल पेशवा युद्ध होगा, तो उसके तहत जो है बाजीराव सेकंड को जो है एक संधि करनी पड़ी और संधि के तहत जो है उनको कुछ हद तक पेंशन मिलेगी और पेंशन के बाद वो घर बैठो, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन दे दी गई। तो डलहौजी ये बोलने लग गया कि जो हमने पेंशन का समझौता किया था ना बाजीराव सेकंड से, वो पेशवा के पद से नहीं किया था, पेशवा के जो पोस्ट है ना उससे नहीं किया था कि पेशवा के पोस्ट पर जो बैठेगा उसी को पेंशन मिलेगी। हमने सिर्फ बाजीराव सेकंड से इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हमने ये फैसला किया था, व्यक्तिगत तौर पर हमने ये समझौता किया था, उससे साइन करवाए थे कि जो है हम दोनों के बीच में, कंपनी और बाजीराव के बीच में जो है आप देखोगे ये समझौता होगा। तो ये एक व्यक्तिगत समझौता, न कि एक पेशवा के पद से समझौता, ठीक है। तो जब पेशवा के पद से समझौता नहीं है तो आगे हमारी तरफ से किसी को पेशवा बनाओ, हम पेंशन नहीं देंगे, ठीक है। जब ऐसी बात आई तो नाना साहब, आप देखोगे नाना साहब ने बड़े बड़े जो भारत के महान व्यक्ति हुआ करते थे उनसे जो है पेंशन की रिक्वेस्ट लगवाई थी महारानी एलिजाबेथ के वहां पे, है ना, सम्राज्ञी द्वारा वहां पर विक्टोरिया के वहां पे, ठीक है। तो कैसे लगवाई थी? अपन ने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय का नाम और ये सब। तो नाना साहब की ही ये शिकायत लेके वहां पे जाते हैं कि आप पेंशन बढ़ाओ इनकी, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है? ये बात अपने पेशवा की पेंशन बढ़ाने की बात और पेशवा की पेंशन समाप्त करने की बात डलहौजी जब करने लगा था, तब ये जो है मुद्दा और ज्यादा तीव्र हो गया था। यानी कि अब क्या हो रहा है? पेशवा भी जा रहा है, मुगल सम्राट भी जा रहा है, यानी कि कंपनी एक छत्र अपना शासन स्थापित करना चाह रही है। तो ये तीसरा सब जो है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहता है। पांचवा जो है राजकीय कारण, अपना राजनीतिक कारण में देखते हैं। तो पांचवा जो है, मुगल जो है वो विभिन्न राजनीतिक उपाधियों में जो है अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो एक नवाब की उपाधि हुआ करती थी, तो कर्नाटक और तंजौर के नवाब की उपाधि थी। तो उन्होंने जो है वो इस तरीके से जब्त कर लेते हैं ये विभिन्न उपाधियां। तो नवाब की उपाधि भी जब्त कर लेंगे अंग्रेज, ठीक है। तो जब जब्त कर लेंगे तो ये लोग भी इनसे असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और दूसरे जो राजा देखेंगे कि नवाब की उपाधि ले सकते हैं तो कभी भी हमारे राजा की भी उपाधि ले लेंगे, ठीक है। तो कभी पता चले हमारी राजा की उपाधि ले लेंगे तो अपने को इस विरोध में शामिल होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे जो भारतीय राजा थे वो भी इसकी तरफ इन्फ्लुएंस हुए कि अपन क्रांति करते हैं, ठीक है। तो क्रांति के समर्थन में हुए। तो ये थे अपने राजनीतिक कारण। फिर अपन देखते हैं कुछ प्रशासनिक कारण भी थे। क्या प्रशासनिक कारण थे? कि भारतीयों को उच्च पद में शामिल नहीं किया जाता था। उच्च प्रशासनिक पद किसके हैं? सिर्फ अंग्रेजों के, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारतीयों को अगर उच्च प्रशासनिक पदों में लगा दिया जाए और कभी भारत में राष्ट्रवाद आ गया और भारत में राजनीतिक जागृति आ गई तो तुरंत ये जो है अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद मिलना बंद हो गए, ठीक है। ऐसा ये अंग्रेजों के वहां पे अमेरिका में नहीं कर पाए, इसलिए अमेरिकी क्रांति सफल रही, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक पदों में भी कौन बैठे हुए थे? बहुत जगह पे अपने अमेरिकी लोग बैठे हुए थे। इस वजह से जो है वहां पे अंग्रेजी क्रांति सफल रही और भारतीयों को उस तरीके के उच्च प्रशासनिक पद दिए नहीं गए थे। प्लस राजाओं से सीधा संबंध था इनका, है ना। तो इस वजह से भी भारत में जो है क्रांतियां सफल नहीं हो पाई, है ना, जितने की अमेरिका में क्रांतियां सफल हुई, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि प्रशासनिक उच्च पद जो है उन्हीं को दिए जा रहे, है ना। एक ऐसा फैक्ट भी आया था कि भारतीय सेना में जो है सूबेदार जो सबसे ऊंचा पद हुआ करता था वो हुआ करता था सूबेदार। सेना की बात है, सैन्य कारण में भी अपन देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे भी हो सकता है ना। लेकिन आप देखोगे कि भारतीय सेना में सबसे उच्चतम पद हुआ करता था कौन सा? सूबेदार। अब जब सूबेदार सबसे ऊंचा पद है तो आप देखोगे कि भाई साहब जब सूबेदारी बन सकता है और यूरोप का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी लल्ला पुंजा भी आ रहा है ना यूरोप में, कोई भी नागरिक आ रहा है, उसको जो है अगर सेना में भेजना है, सेना में अगर वो आता है तो सबसे कम मिनिमम पद मिलेगा ना उसको, तो सूबेदार का पद मिलेगा। जो भारतीय अपनी पूरी सेवाएं देकर सिर्फ सूबेदार के पद तक पहुंच सकता है, वही कोई यूरोपीय आके सिर्फ जो अपना नवागंतुक है ना, नया आया हुआ है, अभी न्यू रिक्रूटर है, तो नए रिक्रूटमेंट वाले व्यक्ति को भी क्या दे देते हैं, जिसको अपन रंगरूट बोलते हैं, तो नए रंगरूट को भी क्या दे दिया? सूबेदार का उच्चतर पद दे दिया,
ठीक है, तो इससे क्या हो गई, सामान्य लोगों में, सामान्य सैनिकों में घृणा पैदा होने लग गई कि अपन जो है उच्च समाज उच्च पदों पर अपन जा ही नहीं सकते। तो इस वजह से सैनिक जो है सबसे ज्यादा 1857 क्रांति में विरोध करेंगे, ये एकमात्र एक कारण और था। फिर अपन देखते हैं उच्च प्रशासनिक पदों के साथ साथ उच्च न्यायिक पदों पर भी यूरोपीय अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि जो न्यायिक पद है ना, जज साहब बन सकते हैं ना, या जूरी में जो मेंबर हो सकते हैं ना, वो यूरोपीय ज्यादा बेटर हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भी इन्होंने प्रशासन में कर दी थी। इस वजह से भी जो है भारतीय नाराज थे। फिर तीसरा जो कारण है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण कैसे है कि सामाजिक जो बहुत सारे रूढ़िवादी भारतीय थे, जो कंपनी थी वो बहुत सारे सामाजिक सुधार लेके आ रही थी। कोई सती प्रथा को बंद करवा रहा है, कोई ठगी को बंद करवा रहा है ना, जो बाल विवाह को बंद करवा रहा है। तो इस तरीके के कानून लेके आ रही है कंपनी। इस तरीके के कानूनों को रूढ़िवादी भारतीय जो है अपने आप प्रतिरोध दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं इस क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, रूढ़िवादी भारतीयों को लगता है कि ये कानून हमारे सामाजिक स्वीकार करके हमारी सामाजिक मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। कानून हम खुद करके करेंगे तय कि ये जो चीजें हैं, ये सती प्रथा बैन होनी चाहिए, एक सामाजिक बहस होनी चाहिए इस पर। तो इस वजह से रूढ़िवादी जो भारतीय हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारे इंटरनल मैटर्स में आप जो है हस्तक्षेप कर रहे हो अनावश्यक, और हम जो है क्रांति में सहयोग करेंगे। और एक इसके प्रमुख एग्जाम्पल में देखें अगर, तो 1850 में डलहौजी ने एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेके आया था, है ना। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया था अपना 19 अधिनियम संख्या 21 के तहत, है ना। उस समय का अधिनियम संख्या 21 है, 1850 में आ रहा है। और इसके तहत क्या था, इसके तहत कोई भी अगर कोई व्यक्ति जिसके परिवार वाले हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है, अगर वो ईसाई बनता है तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है ना, उनके पिताजी की संपत्ति है, उसमें उसका बराबर हक होगा जो अन्य पुत्रों का हक है। ठीक है, लेकिन हिंदू विल क्या कहती थी उस समय कि अगर आप धर्मच्युत हो गए, या मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के संविधान था उस समय का, वो लोग ये कहते थे कि अगर आप किसी धर्म में अपने आप का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो आप जो है आपके पिता की संपत्ति से भी अपना हिस्सा खो दोगे। तो इसको सही किया इसने, किसने, डलहौजी ने, 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत। तो इसके तहत जब किया तो इनको लगा, जो ट्रेडिशनल रूढ़िवादी भारतीय थे उनको लगा कि ये तो धर्मांतरण का जो है वो प्रोजेक्ट के तौर पे काम किया जा रहा है, धर्मांतरण का। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाने की साजिश है किसकी, कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जब इसको इस तरीके से परस्यू किया गया रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा, फिर अपन देखते हैं कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था, कब, 1813 में चार्टर एक्ट आया था अपना, और 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है ईसाई धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई थी। कब, 1813 के चार्टर एक्ट में। तो जब धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है भारत में, तो यहां पर जो है धर्म प्रचार के जो पादरी हैं, पुजारी हैं, जो चर्च से संबंधित लोग हैं, विभिन्न चर्च खोले जाएंगे, है ना, पादरी आएंगे, प्रचार करेंगे धर्म प्रचार, है ना। तो ये सब करने का कार्य एक बहुत बड़े लेवल पे, वृहद लेवल पर शुरू हो गया। इस वजह से जो है इसका विरोध कौन करेंगे, अपने रूढ़िवादी भारतीय। ठीक है, फिर अपन देखेंगे अपने एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ आरडी मैगलस का। ठीक है, आरडी मैगलस उस समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति थे ना, उनका प्रमुख जो मंडल हुआ करता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे आरडी मैगलस। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। आरडी मैगलस का एक स्टेटमेंट ध्यान रख लेना आप कि आरडी मैगलस कहता है कि ईश्वर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो साम्राज्य दिया है ना, भारत का विशद साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य दिया है, वो इस इंग्लैंड को इस वजह से मिला है ताकि ईसाई धर्म की जो पताका है ना, ईसाई धर्म की ध्वजा है, उसके भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसको फैलाया जा सके, या पूर्व से यूरोप से फैला के उसको भारतीय क्षेत्र तक ले जाया जा सके। तो ये जो कथन है ये किसका है, ये आरडी मैगलस का है। और ये कथन कहां बोला गया है, ब्रिटिश संसद में बोला गया है। ये किसके द्वारा बोला गया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष हुआ करता था आरडी मैगलस, उसके द्वारा बोला गया है। तो ये ध्यान रखना ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। फिर आप देखोगे कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया था 1856 में, तो एक एक्ट आया है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया, देखो बच्चों, 1856 में क्या हुआ कि पहले भी क्या है, जो रंगरूट होते थे, है ना, पहले रिक्रूटमेंट जो होते थे वो उसका बेसिस ये होता था कि भाई कोई भी भारतीय आके रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाओ, एक रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें शामिल हो जाओ, है ना, तो उसके आधार पर आपको भर्ती कर लेंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक प्रावधान कर दिया कि जो भी व्यक्ति आएगा, नवागंतुक जो भी व्यक्ति है, तो नया जो भी रिक्रूटमेंट में आएगा, जिसको रंगरूट अपन बोलते हैं, तो ये जो भी नए रंगरूट आएंगे उनको जो है कुछ वर्षों की सेवा जो है समुद्र पार देनी पड़ेगी। पहले भी नियम था समुद्र पार जाके सेवा देने का, लेकिन वो नियम ऐसे था कि भाई आप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं जाना चाहो, आपके धर्म में बाध्यता है, भाई आप हिंदू धर्म में तो विशेषकर बाध्यता थी इस समय कि जो है बाहर आप विदेशों में जाकर समुद्र पार करके आप विदेशों में नहीं जाओगे, भारतीय क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। ये बाध्यता कहां पे है, अपने हिंदू धर्म में उस समय के पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से।
है ना। तो ये बाध्यता थी, इसीलिए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया कि आपको जो है कंपल्सरीली जो भी नए नए जो भी रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, जो भी नए रंगरूट आ रहे हैं, उनको जो है 3 साल 4 साल 5 साल की सेवा बाहर देके आनी पड़ेगी शुरुआत में ही, है ना, ताकि आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन हो कि पूरी दुनिया में क्या है ना, और पूरी दुनिया में मिलिट्री टैक्टिक्स किस तरीके से काम की जाती है, कैसे क्या कार्य किया जाता है। तो ये सब जो सर्विसेज देने की काम करेगा, ये इस अधिनियम के तहत दी जाएगी। और इसका जो है पुरजोर विरोध करेंगे हमारे खुद के सैनिक कि हम जो है बाहर बाहर जो है नौकरी करने नहीं जाएंगे, समुद्र पार ये यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये हमारे सामाजिक ढांचे के विरुद्ध है। ठीक है, तो ऐसी बात करके जो है समुद्री सेवा को जब अनिवार्य कर दिया गया था, समुद्र पार सेवा को, तो उसका विरोध करेंगे हमारे लोकल सैनिक। फिर अपन देखते हैं कुछ आर्थिक नीतियां थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जितनी भी नीतियां है ना, वो कंपनी की तरह काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम, वो कंपनी की तरह काम करेगी। और उसने कंपनी की तरह काम करते करते उनकी जो प्रमुख जो चीज थी ना, वो ये थी कि भारतीय उद्योग और व्यापार को जो है अपन पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज होगा पूरे भारतीय क्षेत्र पर व्यापार में। ठीक है, तो जब पूरे भारतीय क्षेत्र के व्यापार में अकेली कंपनी का राज होगा ना, तब जाके जो है हमें फुल प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे से मुनाफा होगा। तो यही इनकी आर्थिक नीतियों का सबसे मेन इसेंस यही था। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे अर्जित किया जा सकता है भारतीय क्षेत्र से। ठीक है, तो अब इनकी जितनी भी नीतियां हैं वो भारतीय उद्योग और व्यापार के विरुद्ध है। ठीक है, यहाँ के व्यापारी जो अंग्रेज व्यापारी आते थे या यूरोपीय व्यापारी आते थे, तो अंग्रेज व्यापारियों के लिए विशेष व्यवस्था करी जाती थी कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो विशेष व्यवस्था के तहत उनको छूट दी जाती थी, उन पर इंपोर्ट टैक्स भी नहीं लगाया जाता था, एक्सपोर्ट टैक्स भी नहीं लगाया जाता था, ताकि वो जो है बहुत स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। और भारतीयों पर विभिन्न प्रकार के एक्साइज ड्यूटीज लगाई जाती थी, थोड़ा सा एक जगह एक चुंगी से दूसरी चुंगी पर भी कर देना पड़ता था। तो इस तरीके से भारतीय सामान जो है उनके दाम बढ़ते गए और यूरोपियन सामान जो है सस्ते होते गए। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है हमारा व्यापारिक वर्ग इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया। तो व्यापारिक वर्ग ने भी एक तरीके से क्रांति में समर्थन दिया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भू राजस्व की नीतियां। जो कंपनी की भू राजस्व की नीतियां थी वो भी खराब थी। जमींदारी नीतियां चला रखी थी इन्होंने, रैयतवाड़ी चला रखी थी, मालवाड़ी चला रखी थी। जमींदारों से पूरे भारतीय तंग थे। ठीक है, जमींदारों में भी फिर सूर्यास्त कानून लगा दिया था, तो जमींदार भी नाराज थे कि सूर्यास्त कानून भी देना पड़ता है हमें, और क्या बोलते हैं, एक अनुपस्थित जमींदार का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, तो वो ज्यादा शोषण करता था जनता का, तो जनता भी नाराज हो गई। तो इस प्रकार से जो ये भू राजस्व की जो इनकी विभिन्न नीतियां थी ना, उसकी वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे भारतीयों को। तो इस वजह से इन नीतियों का विरोध करना जो भारतीयों ने 1857 की क्रांति के तौर पर देखा इनको। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार मैंने बताई दिया ये चीज। एक इनाम कमीशन हुआ करता था बंबई का, तो बंबई के इनाम कमीशन ने क्या किया था, लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। ठीक है, तो इनाम ने 20,000 जागीरें जब्त कर ली जागीरदारों ने। प्लस अवध का जो तालुकेदार थे, बहुत सारे तालुकेदार हुआ करते थे, जो तहसील स्तर होता है ना, उसको तालुका बोलते हैं, तो तहसील स्तर पे बहुत सारे लोग बैठा करते थे उस समय। तो उन तालुकेदारों की जो है ना जमीनें छीन लेगा कौन, इनाम कमीशन, इनाम आयोग बंबई में। ठीक है, लेकिन अवध में तालुकेदारों की जमीनें छीन लेगा और 20,000 बंबई के जागीरों को जब्त कर लेगा। ये काम करेगा इनाम आयोग, बंबई में गठित हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। इस वजह से ये बहुत बड़ा जो तबका है वो नाराज हो जाएगा जमींदारों का। फिर अपन देखते हैं कुछ सैनिक कारण भी थे। सैनिक कारण क्या थे कि एक तो उच्च सैनिक पदों पर और पदोन्नति में भारतीयों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, कि आपको एक तो उच्च सैनिक मैक्सिमम मैंने बता दिया सूबेदार का पद ही मिल सकता है भारतीयों को। ठीक है, उसके अलावा पदोन्नति में भी आप जो है टंटा करते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 श्रेणी में उनका पद बढ़ाया जा सकता है ना। एक नॉर्मल सैनिक और मैक्सिमम जा सकता है सूबेदार के लेवल तक, एक बीच की श्रेणी भी थी। ठीक है, तो मतलब 3 ही प्रमोशन हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, अगर सैनिक के रूप में रिक्रूटमेंट होता है और उसने बहुत ही गजब की सेवाएं दी है, तो उसका 3 ही लेवल पे एक तरीके से सैन्य सुधार हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों के लिए व्यवस्था और ऊंची तक थी, वो सीधा सैन्य कमांडर तक बन सकता था, पूरी सेना का सेनापति तक बन सकता था। तो इस प्रकार से जो है ये दोगली व्यवस्था थी, जो पदोन्नति में भी जो है भारतीयों को रोड़ा लगाती थी आगे। फिर अपन देखते हैं कि वेतन भी जो है, उस समय सेना का वेतन हुआ करता था 7 रुपए न्यूनतम। ठीक है, तो ये 7 रुपए न्यूनतम जो सैनिक का वेतन था ना, ये एक्चुअली भारतीयों का ही वेतन था। ठीक है, तो न्यूनतम वेतन दिया जाता था भारतीय सैनिकों को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं समुद्र पार की जो यात्रा है, वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो हुआ करता था, उसके तहत जो है समुद्र पार यात्रा कंपलसरी कर दी थी, अनिवार्य कर दी थी। और कंपलसरी करने के साथ साथ पहले क्या है, जब जो व्यक्ति जो भी समुद्र पार जाता था ना और सेवाएं देके आता था, तो उसको क्या है विशेष भत्ता दिया जाता था। तो उस विशेष भत्ते को भी जो है इन्होंने रोक लिया डलहौजी ने, जब ये 1856 में नियम लेके आया। उसके बाद जो है ये
जो भत्ता मिलता था ना एक्स्ट्रा, वो भत्ता भी बंद कर दिया गया। तो इसके तहत भी जो है एक कार्रवाई हुई, तो सैनिक और नाराज हो गए कि आप भत्ता तो दो। यही नहीं, उस वो जो डाकघर अधिनियम लाता है 1854 में डलहौजी, उस डाकघर अधिनियम के तहत क्या है, पहले क्या करते थे सैनिक जो हुआ करते थे ना, वो डाके भेजा करते थे हर 20-25 दिन में, महीने 2 महीने में जो है डाक भेज के अपने घर का समाचार ले लिया करते थे, भाई घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और वो निःशुल्क हुआ करती थी, कंपनी की तरफ से निःशुल्क हुआ करती थी। लेकिन इसने 1854 में डाकघर अधिनियम लाके इस पे जो है टैक्स लगा दिया। कुछ 5 पैसे 2 पैसे ऐसे डाक के पैसे पर डाक के पैसे देने पड़ते थे इसको, किसी भी डाक सुविधा के नाम पर, ठीक है। आप पैसे दे रहे हो 7 रुपए और 2-3 पैसे आप मेरे डाक में से ले लोगे, तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस वजह से भी सैनिकों ने एक तरीके से इसको अपना विरोध समझा, विरोध के रूप में जताया 1857 क्रांति के रूप में, कि आप जो है हमसे डाकों के भी पैसे ले रहे हो, क्योंकि पहले जो है निःशुल्क डाकें मिल रही थी हमें, और अब जो है आप पैसे ले रहे हो उस चीज पे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण हुआ था इस 1857 क्रांति का, वो था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस के तहत अगर अपन देखें तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ब्राउन बेस राइफल का यूज किया करती थी। वो ब्राउन बेस राइफल एक तरीके से लोहे का खड़का हुआ करता था, जैसे अपन देखते हैं ना लोहे की पूरी राइफल है, जैसे सर्दियां आई पानी में से निकले तो वो जाम होगी, ठीक है, उसमें जंग लग जाए कुछ हो जाए, तो ऐसी जो है उसको बोलते थे ब्राउन बेस राइफल। उसका बेस जो है वो चमड़े का अवश्य होता था, लेकिन वो जाम हो जाती थी बार बार और अच्छे से कार्य नहीं करती थी। तो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर जो है वो एनफील्ड राइफल आ गई। तो एनफील्ड राइफल में क्या हुआ, तो वो जो धातु वाला जो हिस्सा है ना, जिसकी वजह से उसमें जंग लगती है और जिसकी वजह से वो अटक जाती है, उसको जो है उसमें तकनीकी सुधार किया गया और तकनीकी रूप से बेटर राइफल आई एनफील्ड के रूप में। तो एनफील्ड जो है वैसे दिसंबर 1856 में अपने भारत में सैनिकों के पास आती है, लेकिन 1857 में लगभग जनवरी 1857 तक अपने पूरे भारतीय क्षेत्र में ये एनफील्ड राइफल आ जाती है, ठीक है। तो सब सैनिकों को बढ़ जाती है जनवरी 1857 में, ठीक है। 1856 में भारत में आएगी और 1857 में पूरे सैनिकों के पास कौन सी राइफल रहेगी, एनफील्ड राइफल। सबसे पहले बंगाल में आती है, बंगाल के सैनिकों के पास। अब इस राइफल में क्या होता था, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कारतूस का होता था, उसका नली वाला हिस्सा, उस कारतूस के हिस्से को हटाना पड़ता था उसके लिए, हर बार मुंह से हटाना पड़ता था, क्योंकि वो गाढ़ा होता था, हाथ से नहीं हटता था। तो मुंह से हटाने की वजह से जो है उसमें जो है कारतूस लगा होता था, वो जो कारतूस होता था वो चमड़े का बनता था, वो उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जाता था, ऐसा इनका मानना था। जो कानूनी जो अपने अपने क्रांति रूप करेंगे ना जो लोग, उन्होंने उनके बीच में ये मान्यता फैल गई कि ये जो कारतूस बनाया गया है ना इसका, ये किसका बना हुआ है, चमड़े का बनाया हुआ है। और चमड़ा किसका यूज किया गया है, गाय और सुअर का। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र देवी और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए हराम। तो दोनों जो है पक्ष इससे नाराज हो जाते हैं, और ये जो पहले नाराज हो जाते हैं तो नाराज होकर क्या करेंगे, 1857 क्रांति कर देंगे, ठीक है। तो ये सैनिकों का एक महत्वपूर्ण कारण था। ये जो एनफील्ड राइफल है सबसे पहले अपने लंदन के वुलविच आर्सेनल में बनाई गई थी। वुलविच एक शहर है लंदन का, और वहां पर जो है आर्सेनल बोलते हैं अपन, जो अपना जिसको अपन बोलते हैं ना हथियार वाला जो क्षेत्र है उसको आर्सेनल बोलते हैं, ठीक है। तो आर्सेनल यानी हथियार खाना जिसको अपन बोलते हैं। तो हथियार खाने में वुलविच नाम का शहर है, वहां पर एक हथियार खाना बनाया गया, तो वुलविच आर्सेनल उसका नाम है कंपनी का, और वही अपने लंदन में कारखाना बनाया जाता है, इसमें कारतूस रखे जाते थे। तो इसके इसके जो कारतूस है ना बाद में भारत में बनने शुरू हो गए, भारत में अंबाला में, दमदम में, सियालकोट में। तो दो तो पंजाब में जगह है, कौन कौन सी, अंबाला और सियालकोट पंजाब में, और दमदम जो है अपने वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इन जगह पर जो है यहाँ पर फिर बाद में ये अपने एनफील्ड राइफल बनने लगी थी। तो ये ध्यान रख लेना, एनफील्ड राइफल सबसे पहले जो है लंदन में बनने लगी थी वुलविच आर्सेनल में, और बाद में अपने अंबाला, दमदम और सियालकोट में बनने लगी थी भारत में। आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर्बी लगे कारतूसों ने चिंगारी का काम किया, और इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गई, ठीक है। तो चर्बी लगे कारतूस, ये क्योंकि तत्कालीन कारण है ना, उस समय कंटेम्पररी क्या चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से क्रांति भड़क गई, और तो पूरा बारूद तो बिछा हुआ है, ये सारे जो कारण है ना ये तो बारूद है एक तरीके से। उसमें चिंगारी किसने लगाई, उस बारूद पर चिंगारी किसने लगाई, इस एक कारण ने, ठीक है। ये जो चर्बी लगा वाला कारतूस वाला कारण है, उसने जो है पूरे जो ये बारूद फैला हुआ है, ये इतने सारे कारण है, उन पर क्या कर दी, चिंगारी लगाने का काम किया। और चिंगारी के तहत क्या हुआ, अपने ये चर्बी वाले कारतूस ने चिंगारी के तहत काम, चिंगारी के रूप में कार्य किया, और इससे जो धमाका हुआ ना उससे पूरा अंग्रेजी राज उड़ गया, ठीक है, उसकी जड़ें तक हिल गई, ठीक है। तो ये बात किसने बोली, आरसी मजूमदार ने बोली इसके बारे में। फिर एक कमीशन बनाया जाएगा जिसका नाम है जॉन विलियम काय कमीशन,
ठीक है। तो जो कभी कभी जे की कमीशन भी आता है, की भी आ सकता है, काई भी आ सकता है। तो जॉन विलियम काय कमीशन या जे की कमीशन या वी ए स्मिथ कमीशन भी आता है, इसको वी ए स्मिथ भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा आयोग था जिसने चर्बी वाली कारतूसों वाली बात को स्वीकार करेगा ये आयोग, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और ये वाली बात को स्वीकार कर लेगा कौन, अपना जॉन विलियम काय वाला आयोग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो अपन फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण में देखा हमने कि सहायक संधि, है ना, सहायक संधि वेलेजली ने की 1798 से शुरू होती है और ये इसके तहत जो है राज्य के खर्च पर रेजिडेंट और ब्रिटिश सेना लगाई जाती है। उसका फायदा किसको होता है, अंततोगत तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्यपगत की नीति के तहत डलहौजी ने जो है यहाँ पर जो गोद निषेध की प्रथा को बैन कर दिया और 3 श्रेणियों में राज्यों का विभाजन किया। पहली श्रेणी में जो कभी भी किसी भी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रही, वो श्रेणी जिसमें ईआईसी बिल्कुल दखल नहीं देती थी। दूसरी श्रेणी जो मुगल और पेशवा या कि में से किसी के भी अधीन होती है, तो उसको ईआईसी की इच्छा है कि उसको चाहे तो स्वीकार कर ले गोद निषेध के लिए और नहीं चाहे तो नहीं स्वीकार करे। फिर तीसरी श्रेणी में अवैध उत्तराधिकार जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना, पूरी तरह से बैन है, अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये वो राज्य है तीसरी श्रेणी में जो अंग्रेज खुद बनाएंगे यहाँ पर आकर भारतीय क्षेत्र में आके, ठीक है। तो अपन ने याद किया था इस फॉर्मूला से, सतारा, संबलपुर, जयपुर, अपने बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर आदि क्षेत्रों में जो है अपने क्या हुआ है, ये व्यपगत की नीति लागू हुई है। फिर करौली को जो है संरक्षित मित्र कहा, न कि आश्रित। फिर अवध का विलय कुशासन के आधार पर डलहौजी ने कर लिया था, इसके कारण भी क्रांति हुई। पेशवा की पेंशन नाना साहब को देना बंद कर दिया गया, यह भी क्रांति का एक कारण था। मुगल सम्राट का पद समाप्त करने की विभिन्न गवर्नरों द्वारा बात की गई, इस वजह से भी क्रांति में ये कूद पड़े। राज की उपाधियों का जो है हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। नवाब की उपाधियां बहुत सारे राजाओं की कर्नाटक और तंजौर की जब्त कर ली गई, इसमें भी राजाओं में भय उत्पन्न हो गया। फिर प्रशासनिक कारणों में देखें तो भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा गया। भारतीय सेना में मैक्सिमम सूबेदार के पद तक ही भारतीय जा सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र में यूरोपियों को श्रेष्ठ माना गया और भारतीयों को उनसे कमतर व्यवहार किया गया। सामाजिक और धार्मिक कारणों में अगर अपन देखें तो सामाजिक सुधारों का विरोध करता है रूढ़िवादी भारतीय। 1850 की डलहौजी की धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 के तहत जो है ईसाई मिशनरियों की जो है अपने कोई भी ईसाई व्यक्ति है उसको जो है पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दिया गया और 1813 के चार्टर में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। भारत में आर डी मैग्लस का स्टेटमेंट कि ईश्वर हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य जो है इंग्लैंड को इसीलिए प्रदान किया गया है ताकि ईसाई धर्म की पताका वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सके। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में आता है, जिसके तहत कैनिंग नए रंग रूटों के लिए, कैनिंग के समय आता है और नए रंग रूटों के लिए जो है समुद्र पार की सेवा अनिवार्य कर दी जाती है। और आर्थिक नीतियों में देखें तो भारतीय उद्योग और व्यापार के विरुद्ध थी। भू राजस्व की नीतियां, जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था से जनता का शोषण हुआ, प्लस जमींदारों को भी नाराज कर दिया गया। इसी वजह से वो क्रांति में कूद पड़े। ईआईसी जो है व्यापारियों के खिलाफ थी और व्यापारियों के खिलाफ थी, इससे व्यापारी भी इसमें कूद आ गए। और इनाम आयोग जो है उसने 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी बंबई क्षेत्र की, और अवध के तालुकेदारों को भी जमीनें छीन ली थी। फिर कुछ सैनिक कारण थे कि उच्च सैनिक पदों और पदोन्नतियों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता था। वेतन जो है न्यूनतम जो वेतन है 7 रुपए हुआ करता था, वो भारतीयों को मिलता था। समुद्र पार यात्रा जो है वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दी गई थी और उससे पहले जो भत्ता दिया जाता था वो भत्ता भी बंद कर दिया गया, इस वजह से नाराज थे। डाकघर अधिनियम 1854 में डलहौजी द्वारा निशुल्क डाक व्यवस्था जो की जाती थी भारतीय सैनिकों के लिए, वो बंद कर दी गई। और तत्कालीन जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस था। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल बंगाल में आ जाती है और कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। पहले वो लंदन के वुलविच आर्सेनल में बनती थी, बाद में भारत में अंबाला, दमदम और सियालकोट में बनने लगी। इसमें गाय और सुअर के मांस का ऐसा चर्बी का उपयोग करना ऐसा प्रावधान बताया गया। और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट फेमस है कि इसने जो है क्रांति की चर्बी लगे कारतूसों ने चिंगारी का काम किया और पूरा बारूद जो बिछा हुआ था उसमें धमाका हुआ, जिससे अंग्रेजी राज की जो है जड़ें एक तरीके से हिल गई। फिर अपन देखते हैं जॉन विलियम काय आयोग और वी.एस. स्मिथ आयोग ने इस चर्बी वाली बात को, चर्बी वाली कारतूसों की बात को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आज अपना क्रांति के कारण। और अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, उसका प्रसार कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या था और उसकी असफलता के क्या कारण थे। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।